Now in this session we'll discuss what is accuracy and precision. Basically while calculating any experimental result, दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है accuracy and precision. नो डाउट जब हम किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को या किसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एनालिसिस करने की जब बात कहते हैं तो हम हमेशा कहते हैं रिजल्ट शुड बी प्रिसाइज, बिकॉज एक्यूरेसी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं रहेगा, राइट. बट ऑफकोर्स वी कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन. हम प्रिसिशन के टर्म में उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब प्रिसिशन हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्यूरेसी इज अ थ्योरेटिकल टर्म्स, बेसिकली डिफिकल्ट टू डिटरमाइन because no one is accurate, but the many one is maybe precise. So what is exactly difference between accuracy and precision? Accuracy and precision में पहला precision को डिस्कस करते हैं. What is exactly precision? तो हम precision को कहते हैं, precision is nothing but it is closeness, हम कह सकते हैं क्लोजनेस बिटवीन, या हम कह सकते क्लोजनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट, रेप्लिकेट मेजरमेंट. So closeness between several replicant measurement is called as a precision. एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको और सिंपल कर देते हैं, हम कह सकते हैं closeness between measurement of the closeness between measurement of same experiment. So closeness between the measurement of same experiment is called as precision. इसका मतलब सिंपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्टूडेंट को टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए दिया गया और पांचों लड़कों के या पांचों स्टूडेंट के जो बेसिकली जो टाइट्रेशन के एंड पॉइंट रहेंगे, सपोज वो एंड पॉइंट रहते हैं 10.1, 10, 10.2, 10.3, 10.4, तो हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो स्टूडेंट ने टाइट्रेशन किया, 5 स्टूडेंट ने टाइट्रेशन किया और पांचों के एंड पॉइंट अलग अलग है, लेकिन इन पांचों के एंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे ये जो एंड पॉइंट की वैल्यू ये कैसे है, ये प्रिसाइज है, बिकॉज दे आर नियर टू ईच अदर, दे आर क्लोज टू ईच अदर. ये हो सकता है कि ये ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा डेविएट करे. हमने कहीं भी ट्रू वैल्यू नहीं कहा, हमने क्या क्लोजनेस बिटवीन सेवरल रेप्लिकेट मेजरमेंट, या हमने कहा क्लोजनेस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट. तो रीडिंग के बीच में का जो क्लोजनेस थे ये ट्रू वैल्यू से बहुत अलग भी हो सकते हैं, ट्रू वैल्यू से बहुत डेविएट भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोज्ड है. तो इस तरह के बेसिकली इस तरह के मेजरमेंट को हम कहते हैं बेसिकली प्रिसीजन. क्या कहते हैं हम उसे, प्रिसीजन कहते हैं. सो प्रिसीजन का मतलब होगा, या दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं, सपोज किसी को यहाँ पर सपोज आपको शूटिंग की एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, सपोज ये टारगेट है, अगर यहाँ पर टारगेट करते हैं तो ऑफकोर्स एट द सेंटर टारगेट करते हैं तो हम कह सकते हैं दैट शुड बी कॉल्ड एज एन एक्यूरेसी. बट सपोज शूटिंग करते हुए शूटर ने क्या किया, शूटर्स ने सारे जो उसके बुलेट्स है, सपोज सारे बुलेट्स को यहाँ पर फायर किया इस तरह से, तो हम क्या कहेंगे, हमारा टारगेट तो ये था लेकिन उसने यहाँ पर किया, तो हम कहेंगे रिजल्ट कैसा है, प्रिसाइज है, बिकॉज सारे जो शूटिंग के जो ये मतलब बुलेट की जो उसने शूट किए वो सारे के सारे क्या है, क्लोज है. भले ही वो टारगेट से दूर है लेकिन वो सारे के सारे कैसे क्लोज है. और इसे हम कह सकते हैं वैसे, इसलिए हमने कहा क्लोजनेस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज प्रिसिशन, जिसको हम इजीली एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रिसिशन measure the reproducibility of experiment. reproducibility मतलब या कह सकते हैं precision describe reproducibility of measurement.
रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है कि ऑफकोर्स रिजल्ट कैसे प्रिसाइज है, मतलब रिप्रोड्यूसिबल है। जैसे देखिए ना, रिप्रोड्यूसिबल मतलब दे आर क्लोज। सो प्रिसिशन डिस्क्राइब द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, कि आपका मेजरमेंट रिप्रोड्यूस है या नहीं है, रिप्रोड्यूस है या नहीं है, वो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली प्रिसिशन से। तो हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली क्या मेजर करते हैं? प्रिसीजन मेजर करते हैं। हम प्रिसीजन मेजर करते हैं बिकॉज वो हमें मतलब प्रिसीजन को लेके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, कि आपका मेजरमेंट रिप्रोड्यूसिबल है या नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर एक्यूरेसी मतलब क्या होगा? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? तो ऑफकोर्स नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से हमने कहा एक्यूरेसी इज नॉट एन बेसिकली इट इज एन एक्सटेंडल टर्म। तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। या हम कह सकते हैं अनदर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and observed value is nothing but accuracy. Difference between true value and observed value के बीच में का जो डिफरेंस रहेगा उसे हम क्या कह सकते हैं? एक्यूरेसी। मतलब यहां पर हमारा कंसेप्ट किसका है? ट्रू वैल्यू का। या हम कह सकते हैं एग्रीमेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसका मतलब होगा कि जब हम ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्टिव कंपैरिजन करेंगे तब हम उसे कहते हैं एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि ये सपोज मार्क है, इस मार्क को क्या करना है आपको, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर बुलेट को शूट करना है। इन दैट केस सपोज सारे बुलेट यहाँ पर शूट होते टारगेट पर, तो हम कहेंगे इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। यहां पर क्या हो रहा है? वो टारगेट को शूट कर रहा है, तो यहां पर कहेंगे एक्यूरेसी। यहां पर टारगेट को नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रिसाइज, मतलब कहीं एक जगह पर वो सारे के सारे जितने भी शूट किए वो सारे के सारे कैसे हैं? दे आर इन द विसिनिटी, वो एक दूसरे के विसिनिटी में है, तो हम उन्हें कहेंगे एक्यूरेसी, राइट। तो ये हो गया आपका एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी में हम कह सकते हैं, मतलब हमने क्या कहा? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने हम ट्रू वैल्यू से दूर जाएंगे उतनी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? कम होगी। जितने हम ट्रू वैल्यू के पास आएंगे, जितने हम स्टैंडर्ड के पास आएंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा। इसका मतलब सिंपल, ये जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू का डिफरेंस किसके साथ में? ऑब्जर्व वैल्यू का, ये आपका क्या रहेगा? एक्यूरेसी। ये आपका एक्यूरेसी रहेगा। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में का डिफरेंस कम हुआ, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये डिफरेंस बढ़ा तो एक्यूरेसी कम होगी। तो वो डिपेंड रहेगा एक्यूरेसी कि आप कितने एक्यूरेट है, आप कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंस लेके, ट्रू वैल्यू का और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने एक्यूरेट है, मतलब कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है, या ऑफकोर्स वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, जिसको हम कह सकते हैं एरर, कितना पॉसिबल एरर है। और जितना डेविएशन बढ़ेगा उतना एरर बढ़ेगा कैलकुलेशन में। इसका मतलब है डेविएशन नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन डेविएशन। ये ये डिफरेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एक्यूरेसी क्या होगी? आपकी कम होगी। देन आपको सपोज हमने यहाँ पर सपोज ये तीसरा अगर डायग्राम हमें यूज करते हैं और यहाँ पर एक शूट किया, यहाँ पर एक शूट किया, यहाँ पर एक शूट किया, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ना ही एक्यूरेसी है, नो एक्यूरेसी, नो प्रिसिशन, ना ही प्रिसिशन है ना ही एक्यूरेसी, बिकॉज आपका रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट भी नहीं है और वो टारगेट को भी क्या, मतलब स्टैंडर्ड के साथ भी कोइंसाइड नहीं हो रहा है, वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड के साथ। ये आपका स्टैंडर्ड है, ना ही वो स्टैंडर्ड के साथ ना ही वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब नो एक्यूरेसी नो प्रिसिशन। इस केस में एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसिशन भी नहीं है। इसका मतलब होगा क्लोजनेस बिटवीन सेवरल रेप्लिकेंट मेजरमेंट प्रिसिशन, degree of closeness या basically agreement between true value and observed value is called as accuracy. Accuracy, precision, basically हम experimentally क्या determine करते हैं? We determine the precision either in terms of standard deviation, mean deviation, right, variance, मीन, मीडियन, ये सारे टेक्निक्स होंगे, ये सारे मेथड्स होंगे किसे कैलकुलेट करने को? प्रिसीजन कैलकुलेट करने के लिए।
right? Of course or of course, a difference between true value and observed value is called as accuracy. Accuracy. इस तरह से हम precision और accuracy को क्या करते हैं, explain करते हैं different calculations में. Now in this session we'll discuss significant figures. Significant figures का मतलब क्या होता है? So in simple word हम कह सकते हैं significant figure का मतलब होता है basically हम इसे कह सकते हैं significant फिगर का मतलब ये रहेगा सिग्निफिकेंट डिजिट. सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है सिग्निफिकेंट डिजिट विच हैज मीनिंग. जिस नंबर को कुछ मतलब होगा उस नंबर को, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नथिंग बट सिग्निफिकेंट डिजिट विच हैज मीनिंग called as significant figure. उसे हम क्या कहेंगे, significant figure कहेंगे, उसे हम significant figure कहते हैं. और in short हम कह सकते हैं what is significant figure, तो हम कहेंगे the minimum number of digit needed to write a given value in scientific notation without loss of accuracy. जिसमें accuracy को लॉस नहीं करना है, मतलब नंबर का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में. उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब ने क्या कहा, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट नीडेड टू राइट अ गिवन वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन विदाउट लूजिंग द एक्यूरेसी इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर. इसलिए हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होगा सिग्निफिकेंट डिजिट विच हैज स्पेसिफिक मीनिंग. जिसको क्या होगा, मीनिंग होगा, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या कहते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर सम रूल्स वर देयर. उन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं देखिए नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, हम उन्हें किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. इसलिए हमने कहा सिग्निफिकेंट मतलब जिसको कुछ मीनिंग है. इसका मतलब कहीं भी कोई नंबर लिखते हुए हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग रूल होते हैं. तो रूल नंबर, ये रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. All non-zero digits are significant का मतलब क्या होगा, जैसे आपको नंबर दिया गया 123.45, 123.45 ऐसा दिया 123.45, तो आप कहेंगे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कहेंगे सबके सब नॉन जीरो नंबर से, सबके सब क्या है, नॉन जीरो नंबर से, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 5. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिकॉज यहां पर कोई भी नॉन, मतलब हमने क्या कहा, नॉन जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब सबको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 5 5 नंबर, इसलिए हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 5. जैसे कहा 1.2 दिया गया, 1.2. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर ओवर देयर, तो ऑफ कोर्स इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2. सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 बिकॉज 1.2 इज अ नॉन जीरो डिजिट. सो याद रखना है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब उनको काउंट करना है व्हाइल काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर. दूसरा रूल होता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1002 और पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4. सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4 बिकॉज यहां पर जीरो है, लेकिन किसके बीच में है, नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो है तो उसे हम कहेंगे वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है. मतलब उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो और एक एग्जांपल ले सकते हैं
2.03 2.03 और आपको पूछा गया कि इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कहेंगे राइट, यहां पर यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं आप, ग्राम, मिलीग्राम, जिसके रिस्पेक्ट आप कैलकुलेट कर, इसलिए मैं नंबर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर कैलकुलेट करना है। यहां पर यूनिट्स इतना ये नहीं रहेगा। सो सिग्निफिकेंट हम, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हम नंबर कैलकुलेट करें, नंबर के लिए कोई यूनिट यहां पर ये नहीं रहेगा। सो 2.03 अगर हमको दिया गया तो पूछा गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कहेंगे बिकॉज जीरो है लेकिन किसमें, नॉन जीरो डिजिट में, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3 सिग्नल यहां पर रहेंगे, राइट, सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। देन ऑफ कोर्स लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस व्हिच वी राइट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई जीरो हमने लिखे तो उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा, लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। हमने क्या कहा, इनसिग्निफिकेंट, मतलब उनका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, उनका मीनिंग नहीं रहेगा। लीडिंग जीरो मतलब द जीरोस व्हिच राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिजिट, डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है 0.0235, आपको ऐसा नंबर दिया गया और पूछा गया सपोज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर देखिए ये जीरो क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, किसके, डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रहेंगे, बिकॉज नॉन जीरो डिजिट हम कहते हैं जो जीरोस बेसिकली कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या, मतलब उनको हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, मतलब उनको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हुए लेना नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया 0.0001 आपको दिया गया और पूछा गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर ये बाकी क्या है, ये कैसे है, ये लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूसरी तरह देता हूं, सपोज, या ये पहले लेता हूं उसके साथ एक आपको एक अपने जनरल लाइफ में हम जो यूज करते हैं उसका एक एग्जांपल लेंगे, बट पहले एक रूल, चारों रूल खत्म करते, फिर इन दोनों रूल को कंबाइन करके लिखते कितना मीनिंग है रहता है नंबर का, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो इन केस में लीडिंग जीरोस का क्या मतलब होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते नहीं रहते, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट होते नहीं, काउंट करते, इसका मतलब उनका मीनिंग नहीं है। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग का मतलब होता है राइट हैंड साइड पे के जीरो, राइट हैंड साइड पे के जीरो। ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर कंटेनिंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जिनकी सिग्निफिकेंट पॉइंट, मतलब जो ट्रेलिंग जीरो होते थे लेफ्ट हैंड साइड के नहीं, राइट हैंड साइड के जो साइड, राइट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं, जीरोस होते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे आया आपको 0.123 आया, तो हम कहेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहां पर ट्रेलिंग नहीं, हम कहेंगे 0.20 और पूछा गया 0.20 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम क्या कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहां पर इस जीरो को भी क्या करना है, आपको काउंट करना है, बिकॉज वो क्या है, वो ट्रेलिंग है, राइट हैंड साइड पर है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाले को कैलकुलेट नहीं किया हमने, बट राइट हैंड। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल 0.00200 ऐसा दिया गया सपोज, और पूछा गया हाउ मेनी फिजिकल मतलब सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हियर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये कौन से जीरो है, लीडिंग, इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन इन जीरो का मतलब होगा, तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर कंटेनिंग अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये 4 रूल आप याद रख सकते हैं, all non-zero digits are significant, zero between non-zero digits are significant, leading zeros are insignificant, trailing zeros are significant। आप इस तरह से 4 रूल को याद कर सकते हैं। इन दोनों रूल का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल while writing the check, हम जो कैश मतलब चेक लिखते हैं, सपोज मैंने ऐसा चेक लिखा 0000020 मैंने ऐसा नंबर लिखा और आपको सबको चेक दे दिया, मतलब चेक में मैंने अमाउंट कितना लिखा है 0000020, मैंने इस तरह का आपको दिया और लिखा कि भाई इतने पैसे हैं, आपको चेक देता हूं, चेक दे दिया, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना है 20 रुपीज, कितना वैल्यू है 20 रुपीज। लेकिन आप देखिए जादू, अगर मैंने सपोज मैंने ये लिख लिया 20, इधर का एक जीरो इधर शिफ्ट करता हूं और एक जीरो शिफ्ट करता हूं, मतलब इधर मैंने 4 जीरो लिखे थे ना पहले, अब यही 4 जीरो को मैं क्या करता हूं इधर से लिखता हूं। सो ऑफकोर्स पहले मैं लिखा था 20 और फिर मैंने क्या लिखा था, लीडिंग 4 जीरोस लिखे थे और फिर 20 लिखा था, तो मैंने कहा उसका कॉस्ट कितना है 20 रुपीज है।
अब मैं इन्हीं लीडिंग जीरोस को ट्रेलिंग में लिखता हूं और फिर देखते हैं, सी द चेंज। इसका वैल्यू कितना है 20 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल रुपीज में कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू कितना है 20 रुपीज, लेकिन अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाता है 2 लाख। 2 लाख। सी व्हाट इज एग्जैक्टली, पोजीशन जीरो का चेंज हुआ, यहां पर लीडिंग थे, यहां पर ट्रेलिंग हो गए, चेंज हो गया, 20 रुपीज इज कन्वर्टेड इनटू 2 लाख। इसलिए हम लोग जब चेक लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी जीरो लिखे तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही जीरो अगर हम राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं तो इट हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग। इसका मतलब देखिए, इसलिए हमने कहा सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, क्योंकि आप नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाइल डूइंग सो मेनी नंबर सिस्टम। बहुत सारे नंबर को डील करते हुए आपको नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने क्या कहा साइंटिफिक नोटेशन और एक्यूरेसी लूज नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो समझ सकते हैं ट्रेलिंग जीरो का कितना इंपॉर्टेंस है, लीडिंग जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए देखिए ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट रूल। ये दोनों रूल भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह से हम इन चार रूल को लेके इन चार रूल को लेके किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। In this session we'll discuss percentage composition. Percentage composition मतलब basically what? See, percentage composition पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। समटाइम देयर में भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज इस पर्टिकुलर कंपाउंड में है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली परसेंटेज कंपोजिशन, तो हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसेंट बाय मास of each element in a compound। परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच कंपोनेंट इन कंपाउंड का मतलब होगा, जैसे मैंने कहा वाटर, मैंने वाटर ले लिया तो मैं कहूंगा कि वाटर में हाइड्रोजन के कितने परसेंट बाय मास और ऑक्सीजन के परसेंट बाय मास कितने हैं, वो कैलकुलेट करना, मतलब नथिंग बट परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास कितना है, टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को फॉर्म करने के लिए क्या कंपोजिशन रहेगी, ये कैलकुलेट करना मतलब परसेंटेज कंपोजिशन। बट कौन सा, परसेंट बाय मास याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ, हम लिख सकते हैं मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब हम कह सकते हैं व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट टू द टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जिसको हम कहेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। यह 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट सिंपल वर्ड में मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये दूसरा डेफिनेशन हो सकता है। हमने क्या कहा, इट्स अ रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मास ऑफ एन एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, आपको से परसेंट की बात मैं कैसे कर रहा हूं, मास परसेंटेज की बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखा हमने मास परसेंटेज बाय मास, ये परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, बिकॉज हो सकता है 2 से 1 2 3 4 नंबर ऑफ एटम्स हो, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, आपको ये क्या रहेगा इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मास ऑफ एलिमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल मास ऑफ एलिमेंट कह सकते हो। मास ऑफ एलिमेंट मतलब यहाँ पर
टोटल मास ऑफ एलिमेंट। टोटल मास ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कितने एलिमेंट उसमें हैं, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। मतलब हम कह सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन हमें क्या देता है, परसेंटेज कंपोजिशन हमको डिस्क्राइब करता है दो चीजें, एक तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने उसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ आइटम्स उसमें कितने प्रेजेंट है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने उसमें प्रेजेंट है, उनका टोटल मास कितना रहेगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 इज नथिंग बट द परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का फार्मूला होगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना कंट्रीब्यूशन है कार्बन का बाय वेट, कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है बाय परसेंटेज बाय मास बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का परसेंटेज सपोज मुझे कैलकुलेट करना है, कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो ऑफकोर्स कार्बन का जो परसेंटेज आएगा वो कैसे आएगा, कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा, ये नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन। तो ऑफकोर्स हम कहेंगे ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में हम कहेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हैं, कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं 6 है। मतलब कार्बन के 6 आइटम, हाइड्रोजन के 12 आइटम और ऑक्सीजन के 6 आइटम, इनको मिलके जो बनेगा वो रहेगा आपका ग्लूकोज, हमिंग फार्मूला C6H12O6। इसका मतलब होगा इस केस में पहला तो हम कहेंगे इसका मतलब मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा 6 into 12 प्लस 6 into 12 into 1 प्लस 6 into 16। इसको अगर आप ऐड करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू 180, राइट, 180 ग्राम। अगर मैं ग्राम, बिकॉज मुझे कौन सा लेना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट मुझे लेना है, तो मोलर मास लेना है तो ग्राम में ही रहेगा, बिकॉज मुझे मास ऑफ एलिमेंट भी ग्राम में रहेगा, मतलब एटॉमिक मास भी किसमें रहेगा, ग्राम में, ग्राम में, दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। सो ऑफकोर्स हम कहेंगे ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 आइटम्स ऑफ कार्बन, 12 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 आइटम ऑफ 6 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 180। अगर मुझे अब निकालना है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है तो फार्मूला क्या रहेगा, कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला रहेगा यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एलिमेंट, कितने हैं कार्बन के 6 है, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इन ग्राम कितना है 12 है, ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आया 180 आया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में ये चला जाएगा, ये हो जाएगा सपोज 3 से लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 से ये 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलो कमान, ये हो जाएगा आपका, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 3 इज सी, ये होएगा 2 into 4 मल्टीप्लाई 40%, सिंपल, कितना आ जाएगा 40%। मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40%, कितना गया 40% कार्बन का परसेंटेज। वैसे ही निकालते हैं अभी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला क्या रहेगा, अब कितने नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ आइटम है 12 है, उसका एटॉमिक मास कितना है 1 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80 ग्राम, 180 मल्टीप्लाई बाय 100। ये करेंगे तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करते हुए इसका भी जो आएगा वो आएगा 6.66%, 6.66% हाइड्रोजन का। अब मुझे ऑक्सीजन का भी इस तरह मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, सेम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन टाइम रिड्यूस करना है क्योंकि आपको सबको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, मुझे कार्बन और हाइड्रोजन का मिल गया तो ऑक्सीजन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को 100 में से माइनस कर दीजिए क्योंकि टोटल कंपोजिशन तो 100% रहेगी, 100% में से कंपोजिशन ऑफ कार्बन माइनस मतलब कंपोजिशन ऑफ कार्बन माइनस कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए तो उसमें से आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। या फिर आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आंसर सेम आएगा, दोनों से आप करके देख सकते हैं। लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं यहां पर सिंपल क्या कर लूंगा, मतलब टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, आप घर में दोनों भी कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। सो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑफ कोर्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस कितना कार्बन का है, कार्बन का परसेंटेज कितना आया है, कार्बन का परसेंटेज आया 40, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का कितना आया 6.66%। तो इसका मतलब होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस ये आएगा आपका 46.66
46.66%। अगर ये करते हैं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये जीरो आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा अराउंड, अभी देखिए 54.44 समथिंग, 54.44% अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पर क्वेश्चन ऐसा होगा, सपोज कैलकुलेट the percentage of nitrogen in यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऐसा पूछ सकते हैं, किसी एक एलिमेंट का पूछा गया तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सिंपलीफाई। तो आपको सॉल्यूशन बड़ा सिंपल इसका, अब यूरिया दिया गया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, जिसका मोलर मास रहेगा, मोलर मास अगर कैलकुलेट करते हो तो होता है 60 ग्राम मोलर मास मतलब मोलर मास का मतलब ऑफकोर्स ग्राम में रहेगा वो, क्योंकि आप उसको ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, 60 ग्राम रहेगा। आपको निकालना यूरिया में से, अब यूरिया का फार्मूला इसमें लिखा है NH2CO NH2, मतलब कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो ऑफकोर्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना, फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो भी ग्राम में रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो नंबर कितने दिए गए, नंबर निकालेंगे, सपोज नंबर कैलकुलेट करते हैं, राइट, नंबर कैलकुलेट करते किसके, नाइट्रोजन के, 2 नंबर है, एटॉमिक मास किसका, इसका 14 एटॉमिक रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना रहेगा, मोलर मास अपनी कैलकुलेट किया 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको से आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको से अराउंड कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली देखिएगा ये आएगा 44%, अराउंड 44% आ सकता है, 44%। तो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट, किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उस मतलब परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन कंपोजिशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ले कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन, जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड कैलकुलेट करने के लिए, मतलब किसी भी एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या कर सकते हो, परसेंट बाय मास में कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग this molecule by using the concept of percentage composition।